नमस्कार, मैं निर्मल कुमार अपने ज्ञान सरोवर एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी विद्यार्थियों का अभिनंदन करते हैं। तो हम लोग इसके माध्यम से जो क्लास कर रहे हैं उसमें अभी इस क्रम में क्लास 10 का मैथमेटिक्स पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें पिछले क्लासों में हम लोग 10th का और भी एक चैप्टर पढ़ चुके हैं, पोलिनोमियल। अभी द्विघात समीकरण चल रहा है। जो भी इस चैनल को नए देख रहे हैं, नए जुड़े हुए हैं, तो उन्हें उनसे आग्रह है कि पहले आप इस वीडियो को पूरा देखें। और मैं आशा करता हूं कि वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा कि हमको इस चैनल से लाभ मिल रहा है। जो नए जुड़े हुए हैं, जो नए इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको अगर पूरे वीडियो देखने के बाद लग रहा है कि लाभ हो सकता है, लाभ हो रहा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और विद्यार्थियों तक इसे पहुंचाएं। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 के मैथमेटिक्स में द्विघात समीकरण। पिछली कक्षा में हमने यह जाना था कि कोई समीकरण द्विघात कब होता है, यानी कि द्विघात समीकरण के रूप में कोई समीकरण को कैसे व्यक्त करते हैं, उसका व्यापक रूप क्या होता है। अगर कोई समीकरण दिया होगा तो उसे द्विघात के रूप में कैसे पहचानेंगे कि यह द्विघात समीकरण है। तो हमने एक सामान्य आसान तरीका बताया था कि बराबर दिखाई दे तो वह समीकरण होता है और उसमें शामिल चर का अधिकतम घात अगर 2 हो तो वह द्विघात समीकरण हो जाएगा। इसके अलावा इसका व्यापक रूप हमने जाना था कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जो होता है वह ax² + bx + c बराबर 0 होता है। इसके अलावा और भी चीज हमने बताया था कि अगर द्विघात बहुपद को 0 के बराबर कर देते हैं तो वह द्विघात समीकरण के रूप में बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। अब यहां पर हम लोग को जानना है, पिछले क्लास में और भी चीज जैसे द्विघात समीकरण जाने थे कि कैसे चेक करेंगे कोई समीकरण द्विघात है या नहीं है, और कुछ अगर शाब्दिक प्रश्न दिए गए हैं तो उसको समीकरण के रूप में, द्विघात समीकरण में कैसे निरूपित करेंगे। निरूपित करने का तरीका हमने सीखा था, जिसमें हमने 3-4 टाइप के जो एनसीईआरटी में दिए गए थे प्रश्न को, उसको हमने बदला था। अब यहां पर हम लोग को जानना है द्विघात समीकरण का हल, यानी कि सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हल क्या होता है? हल का मतलब समाधान होता है। समाधान किसका? तो शुरू में ही जब हम लोग मैथ पढ़ रहे थे तभी हमने बताया था कि हम लोग मैथ क्यों पढ़ते हैं। तो अनडिफाइंड को डिफाइंड जो करता है, जो प्रक्रिया जिसके द्वारा हम डिफाइंड कर पाते हैं, इसी डिफाइंड करने के लिए, अनडिफाइंड को डिफाइन करने के लिए हम लोग मैथ पढ़ते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि जो संख्या राशि हम लोग पढ़ते हैं, उन संख्या राशि में एक ज्ञात राशि और एक अज्ञात राशि होती है। उसमें अज्ञात राशि को ज्ञात करने के लिए ही हम लोग गणित का अध्ययन करते हैं। यानी अज्ञात करने का मतलब गणित की भाषा में उसको चर राशि कहते हैं, वेरिएबल क्वांटिटी कहते हैं। तो हम द्विघात समीकरण को भी देखें उसके व्यापक रूप में, तो वहां पर भी हम पाए हैं कि चर राशि होती है। तो समीकरण, द्विघात समीकरण का हल कहने का तात्पर्य यह हुआ कि द्विघात समीकरण में शामिल चर का वह मान जिसको समीकरण में प्रतिस्थापित करने पर वह समीकरण LHS, समीकरण का LHS RHS के बराबर हो जाता है, तो वही चर का वही मान उस द्विघात समीकरण का हल कहलाता है। फिर से इसको समझें कि द्विघात समीकरण का हल क्या होता है। तो समीकरण में शामिल चर का वह मान जिसे समीकरण में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण का बायां पक्ष यानी कि LHS दाएं पक्ष के बराबर हो जाता है।
दाएं पक्ष के बराबर हो जाता है, बराबर हो जाता है। समीकरण का हल कहलाता है, समीकरण का हल कहलाता है। यानी कि समीकरण में शामिल चर का मान जिसको हम अगर समीकरण में रख दें और उसको रखने पर समीकरण का LHS RHS के बराबर आ जाए तो रखा गया ही मान उसका क्या कहलाता है, हल कहलाता है। यह तो हो गया इसका डिफिनीशन। अभी यही नहीं, अगर मान लेते हैं किसी भी तरह का, ये तो द्विघात समीकरण है, आपको रैखिक समीकरण कहा जाए, आपको दो चर वाला रैखिक समीकरण कहा जाए, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म कहा जाए, तीन चर वाला समीकरण कहा जाए, दुनिया के किसी भी समीकरण की अगर हल की बात है तो उसका डिफिनीशन, उसको डिफाइन हम ऐसे ही करेंगे कि किसी समीकरण में शामिल चर का वह मान जिसको समीकरण में प्रतिस्थापित करने पर उसका दोनों पक्ष बराबर हो जाता है, यानी कि LHS RHS के बराबर हो जाता है, चर का वही मान उस समीकरण का हल कहलाता है। यह व्यापक डिफिनीशन है, व्यापक परिभाषा है किसी भी इस तरह के समीकरण के हल का, समाधान का। यानी कि किसी भी चर का, किसी भी अनडिफाइंड टर्म का, किसी वेरिएबल क्वांटिटी का वह एक न्यूमेरिकल वैल्यू, वह एक संख्यांक मान जिसको अगर उसके जगह पर यानी कि चर राशि के जगह पर रख दे तो रखने के पश्चात उसका दोनों पक्ष, जैसे कि हमने बताया था समीकरण मतलब हो गया तराजू का दो पलड़ा, यानी कि दोनों पलड़े अगर बराबर हो जाए, दोनों पक्ष यदि बराबर हो जाए तो वही न्यूमेरिकल वैल्यू, वही संख्यांक मान, वही एक नंबर, डिफिनिट नंबर उस समीकरण का हल कहलाता है। अब देखिए यहां पर प्रत्येक समीकरण का हल करने का एक अलग अलग विधि होता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल करने का अलग विधि होगा, एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल करने का अलग विधि होगा, एक चर वाले द्विघात समीकरण का अलग विधि होगा, तीन चर वाले रैखिक समीकरण का। यह अलग अलग क्लासों में अलग अलग स्टैंडर्ड पर जाने के बाद इन सभी तरह के समीकरणों के हल के बारे में हम अध्ययन करते हैं। मैथ आप कहीं से कहीं तक पढ़े, मैथ का यही बात होता है कि अनडिफाइंड को डिफाइन तक ले जाना, यानी कि जिसे आप नहीं जानते हैं उसको जान करके उसका रिजल्ट प्राप्त करें कि इसका वैल्यू क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है, यह काम करना। नहीं तो यहां पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन के द्वारा किसी भी दी गई कथन को प्रायोगिक निष्कर्ष यानी कि प्रायोगिक गणना करके उसको सत्यापित करना, मैथ में यही काम होता है, मैथ में हम यही काम करते हैं, मैथ को इसीलिए पढ़ते भी हैं। तो अब यहां पर बात आती है कि हम पढ़ क्या रहे हैं, तो द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का हल क्या होता है, तो उसमें शामिल चर का एक मान होता है जिसको रखने पर उसके दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं। तो इसको हल करने के, इसके हल को प्राप्त करने की कुछ विधियां हैं कि कैसे इसका हल प्राप्त करेंगे। तो अब इस द्विघात समीकरण को हल करने की निम्नलिखित विधि है। तो हल करने की विधि, हल की विधि यानी कि अब समस्या का समाधान है तो उस समाधान को हम कितने तरीके से प्राप्त कर सकते हैं यह हम लोग को जानना है। पहला गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि यानी कि फैक्टोराइजेशन, फैक्टोराइजेशन मेथड। यानी कि इस विधि को हम क्या करते हैं, यानी कि द्विघात समीकरण जब हमको मिलेगा तो उसका फैक्टर तोड़ देंगे, यानी कि उसका फैक्टराइजेशन करके दो फैक्टर बनाएंगे, दो उसका गुणनखंड बनाएंगे जो कि रैखिक के रूप में मिलेगा, रैखिक के रूप में मिलेगा और उसी रैखिक समीकरण से हम उसका हल प्राप्त कर लेंगे। यानी कि द्विघात को रैखिक में तोड़ करके उससे हम उसका हल प्राप्त करेंगे। जब उस हल से जो मान हम मिलेगा उस मान को अगर हम समीकरण में ला करके द्विघात में रखेंगे तो वहां पर हमें LHS RHS के बराबर प्राप्त होगा। यह पहला विधि हो गया गुणनखंड विधि। दूसरा कौन सा विधि है, तो इसको दूसरे विधि को कहते हैं पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि में क्या है, कंप्लीट स्क्वायर मेथड,
कंप्लीट स्क्वायर मेथड, यानी कि आप पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि में करते क्या है, तो यहां पर हम लोग जो टर्म दिया हुआ है यानी कि द्विघात समीकरण का, द्विघात समीकरण में हम जानते हैं कि इसके व्यापक रूप में 3 पद होते हैं और 3 पद का जो फॉर्मूला होता है यह अलजेब्रा में या तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का एक मान आता है, नहीं तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का एक मान आता है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो आपका द्विघात समीकरण दिया हुआ है उसका जो 3 पद उसका व्यापक होता है उसको रैखिक बहुपद के वर्ग के रूप में परिवर्तित करते हैं। यानी कि पूर्ण वर्ग विधि में हमारा काम यही होता है कि रैखिक बहुपद का वर्ग प्राप्त करना, वर्ग बनाना और उसी वर्ग के हल से हम लोग इसका रिजल्ट यानी कि चर का मान निकाल पाते हैं। यह हो गया। और इसी पूर्ण वर्ग विधि से हमको एक सूत्र प्राप्त होता है। तो तीसरा यह होता है डायरेक्ट सूत्र से उसका मान निकाल लेना, यानी कि द्विघाती सूत्र, जिसको हम श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। चूंकि एक ऋषि थे श्रीधर, उन्हीं के द्वारा इस सूत्र का प्रतिपादन किया गया था, इसीलिए इसको श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। यानी कि तीसरा हो गया द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और या इसी को कहते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। अब देखिए यहां पर हम लोग को जो द्विघात समीकरण मिलेगा इन्हीं 3 सूत्रों के द्वारा उसका हल प्राप्त करना है। अगर प्रश्न कहता है कि इस विधि से ही इसका हल करें तो उस विधि से हल करेंगे। अगर प्रश्न में कहीं किसी विधि किसी सूत्र का चर्चा नहीं किया हुआ है तो तीनों सूत्र पढ़ने के पश्चात अगर आप एग्जाम देने जाते हैं और आपसे क्वेश्चन किया जाता है इसका हल प्राप्त करें, तो आपको जो मेथड आसान लगता हो, जो मेथड आप जानते हो बढ़िया से, उस मेथड के अकॉर्डिंग आप उसका हल प्राप्त करेंगे। अब देखिए सबसे पहले हम सबसे पहले वाले विधि में आते हैं, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि यह आपका पढ़ा हुआ है, किया हुआ है। जो नए वीडियो देख रहे हैं वह पोलिनोमियल वाले चैप्टर में चले जाएंगे, जो पोलिनोमियल वाला वीडियो बनाया वहां पर चले जाएंगे। वहां पर द्विघात बहुपद को हल करने की विधि बताई गई है, जिसे मध्य पद का विभाजन करके तब वहां से उसका मूल्य निकाला गया है। तो ठीक वही विधि आपको यहाँ यूज करना है। अंतर सिर्फ इतना है कि वहां पर बहुपद को शून्य निकालने के लिए पहले हम शून्य के बराबर करते थे। यहां पर ऑलरेडी उस फॉर्म में आपको मिलेगा, आपको बराबर करना नहीं होगा, यहां पर बराबर करके दिया जाएगा। और वही मेथड यानी कि 3 पद के लिए जो आपको दिया जाएगा, जो द्विघात बहुपद को हल करने के लिए आप लोग प्रयोग में लाए हैं, वही चीज आप यहाँ पे प्रयोग में लाएंगे। यहां पर भी मध्य पद का विभाजन करके 2 पद प्राप्त करेंगे। अगर प्रथम और अंतिम पद का चिन्ह समान होगा तो बीच में जो 2 पद होगा वह ऐसे रखेंगे कि जोड़ने पर मध्य पद प्राप्त हो जाए, गुना करने पर पहले और अंतिम पद का गुणनफल प्राप्त हो। और अगर प्रथम पद और अंतिम पद का चिन्ह असमान है तो मध्य पद में 2 ऐसे पद तैयार करेंगे जिसमें को घटाने पर मध्य पद प्राप्त हो और गुना करने पर प्रथम और अंतिम पद के गुणनफल के बराबर मान प्राप्त हो। तो ऐसे हम उसका निर्धारण कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको गुणनखंड विधि आप जो द्विघात बहुपद में पढ़े हुए हैं सेम वही आपको यूटिलाइज करना है, सेम वही प्रयोग में लाना है। तो आप उसको एक बार और फिर से पढ़ लेंगे। फिर गुणनखंड विधि के द्वारा आपका जो अगला एक्सरसाइज है यानी कि 4.2 उस एक्सरसाइज को आप कर सकते हैं। यानी कि 4.2 में गुणनखंड विधि से ही द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करना है। तो आप आसानी से गुणनखंड विधि से आप उसका हल प्राप्त कर सकते हैं। अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग 4.2 का सॉल्यूशन करेंगे, यानी कि एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन। नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी कि 4.2 जो आपका है वो हम लोग करेंगे अगले वीडियोज में। तो अगले वीडियोज को देखना ना भूले, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करेंगे। अगर आप इस कॉन्सेप्ट पे कर सकते हैं तो आप उसको करेंगे और अगले वीडियो से आप उसको मिला लेंगे, उसका तुलना कर लेंगे कि आप जो बनाए हैं वह सही है या नहीं है। तो उसको आप इक्विवेलेंट करके आप तुलना करके उसका आप निर्धारण कर सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन जानने के लिए अगले वीडियो को जरूर देखें। धन्यवाद जी।